नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल पर। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति की रिपोर्ट में उठाया गया था। राजनीतिक इकाइयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया था। 1993 में संविधान में 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों और पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार एचडी देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया। देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया। 1996 का विधेयक भारी विरोध के बीच संयुक्त संसदीय समिति के हवाले कर दिया गया था। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में फिर से विधेयक पेश किया, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों और भारी विरोधों के बीच यह बिल पास नहीं हो सका। 1999, 2002 और 2003 में इसे फिर लाया गया, लेकिन पास नहीं हो सका। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण से जुड़ा 108वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया। इसके 2 साल बाद 2010 में तमाम राजनीतिक अवरोधों के दरकिनार कर राज्यसभा में यह विधेयक पारित कर दिया गया। कांग्रेस को भाजपा और वाम दलों के अलावा कुछ और अन्य दलों का साथ मिला, लेकिन लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार विधेयक को पारित नहीं करा पाई। सपा और राजद ने बिल का विरोध किया था। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान लाए गए महिला आरक्षण बिल का सपा और राजद ने विरोध किया था। गठबंधन में शामिल सपा और राजद महिला ओबीसी के लिए अलग कोटे की मांग कर रही थी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही है और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर अभी वर्तमान में हंगामा भी हो रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, बात क्रेडिट की है कि कौन क्रेडिट ले जाता है। एक्चुअल ये 27 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था जी। और ऐसे स्थिति में यदि मोदी के कार्यकाल में ये बिल पास किया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी को इसका क्रेडिट जाएगा। लेकिन इसी को देखते हुए जो कांग्रेस है उनको लग रहा है कि हम लोगों ने भी इस बिल के लिए कोशिश की थी तो क्रेडिट जो है केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी और मोदी को नहीं जाना चाहिए। यही लड़ाई है। लड़ाई में जो है ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से इस बिल के साथ है, लेकिन ये बिल हम लोगों ने पहले लाने की कोशिश की थी, किसी कारणवश हम लोग कर नहीं पाए, इसीलिए हमें भी इसके क्रेडिट के हिस्सेदार बनना है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इस बिल में और कोई आगे दिक्कत आएगी। ये देखा ये जाता है कि जो सरकार से बाहर रहते हुए जो जिन मुद्दों पर कोई अगर विरोध करता है और सरकार में आने के बाद वो जब बिल को लाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पहले उसके समर्थन कर रहे थे वो उससे दूर भागने लगते हैं। ये बिल भी सेम वैसे ही। देखिए, जब 27 साल से ये बिल पेंडिंग है और इस देश की अभी मांग है कि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाए और इसी को देखते हुए कांग्रेस को इजी वे में समर्थन दे देना चाहिए था, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले हंगामा हो, लोगों के सामने हमारी भी बात पहुंचे और ये लगे कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, मोदी का एजेंडा नहीं है, ये कांग्रेस पहले से कोशिश करती आई है। तो यही लड़ाई है, बाकी कोई मुझे नहीं लग रहा है कि लड़ाई का कोई कारण है। और बाकी रहा जो मांग वो लोग कर रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी कर रही है, उसमें ऐसा लगता है कि उन मांगों को वाजिब नहीं है, क्योंकि वाजिब ना होने के कारण यही है कि जो चीजें इसमें डाली गई है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण है, वो भी SC ST के लिए इस पर आरक्षण दिया जाएगा। ये एक थोड़ा सा
दिक्कत की बात हो सकती है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार को घेर रही है, मुझे लगता है कि अब 1 या 2 दिन बाद ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, महिला बिल पास हो जाएगा और देश के सामने जो है एक अच्छा संदेश जाएगा कि महिलाओं के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और महिला बिल पारित करने के लिए हमने पुरजोर कोशिश की है। कांग्रेस केवल ये कर रहे हैं कि हमारा भी उसमें जो कहना है वो भी पब्लिक तक पहुंचे, बस और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। जैसा कि 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार में 262 सीटें होने के बावजूद भी मनमोहन सरकार इस विधेयक को पास नहीं करा पाई थी। देखिए, उस समय आप जो आंकड़ा बता रहे हो वो केवल कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है जी। ये जो आंकड़ा है ये उनके जो सहयोगी पार्टी है उन पार्टियों को मिला के ये आंकड़ा दिया गया था और इस आंकड़े पे पहुंचे थे। इसीलिए उनके सहयोगी पार्टियों का इसमें समर्थन नहीं था। वो उनका ये कहना पड़ रहा था कि बिल तो लाते हैं लेकिन इस बिल में और भी चीजें शामिल होना चाहिए जो देश के हित में नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो है जब शामिल नहीं किया गया तो उन लोगों ने समर्थन नहीं दिया, इस कारण से वो बिल पास नहीं हो गया। जी श्रीवास्तव जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना तो कहीं है, लाडली विधायक योजना तो लागू नहीं हो जाएगी अब? नहीं, देखिए, महिलाओं को उनका अधिकार देना ये किसी प्रकार के कोई एजेंडा का हिस्सा नहीं हो सकता है और अगर हो भी तो भी जो है हर पार्टी को ये करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं इस देश की आधी आबादी है तो उनको आप इतने आसानी से नकार नहीं सकते हो और अगर इसका कोई विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रस्ताव लेके आए और कोशिश की कि इस बिल को पारित किया जाए और कांग्रेस के साथ में जो इंडी गठबंधन है ये यदि इसका विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा और विपक्ष के लिए नुकसानदायक होगा, इंडी गठबंधन के लिए नुकसानदायक होगा। जी श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि कहीं ना कहीं इसका विरोध करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इसके आगे बढ़ते हैं। गठबंधन में शामिल सपा और राजद महिला ओबीसी के लिए अलग कोटे की मांग कर रही थी। उन्होंने इस बिल के खिलाफ सपा राजद का तर्क था कि इससे संसद में केवल शहरी महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जरूरत संसद में महिला प्रतिनिधित्व सिर्फ 13%। भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 13% है। महिला वोटर 51% है। सवाल उठते रहे हैं कि जब बांग्लादेश जैसा देश भी संसद में महिला आरक्षण दे सकता है तो भारत में दशकों बाद भी आरक्षण संबंधी विधेयक की दुर्गति क्यों होती रही। जिनेवा स्थित इंटर पार्लियामेंट यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 150वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में रवांडा पहले, क्यूबा दूसरे, बोलीविया तीसरे स्थान पर है। इन देशों की संसद में महिला सदस्य 50% से ज्यादा है। 50 देशों की संसद में महिलाओं की संख्या 30% से अधिक है। दूसरी ओर वनुआतु, पापुआ न्यू गिनी जैसे देश भी है जहां एक भी महिला सांसद नहीं है। अमेरिकी सांसद में महिला सदस्य 23% है। फ्रांस में 39.7% और ब्रिटेन में 32% है। 1952 में लोकसभा में 22 सीटों पर महिलाएं चुनकर आई थी। 2019 के चुनाव में 78 महिलाएं चुनी गई, यानी 7 दशक बाद भी महिलाओं की संख्या 20% ही हो पाई। अभी वैश्विक औसत 20% है। संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त की गई आकांक्षाओं के अलावा अनुच्छेद 14, 15(3), 39(a) और 46 में सामाजिक न्याय की समानता की बात कही गई है ताकि राजनीतिक और सार्वजनिक में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के उपाय हो सके। आज भारत में महिलाओं की आबादी 68.5 करोड़ है और उनकी संख्या 1.79% की गति से बढ़ रही है। इस वर्कफोर्स की अनदेखी नहीं की जा सकती। वर्कफोर्स में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए नीतियां ही काफी नहीं है, इकोसिस्टम में भी बदलाव जरूरी है। नीतियां तो श्रम कानून, मातृत्व के लाभ, फैक्ट्री एक्ट तक ही सीमित है, जिनमें बहुत प्रगति हुई, लेकिन इसके लिए स्त्रियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बढ़कर सुरक्षा और सुनिश्चित करना भी जरूरी है। कन्या भ्रूण हत्या को
हम कम करने में बहुत हद तक सफल रहे। भ्रूण के लिंग परीक्षण को गैर कानूनी बनाकर लड़कियों की जन्म दर सुधारने के प्रयास किए गए। साथ ही कन्याओं के लिए विशेष बचत योजनाएं, पोषक आहार योजनाएं, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए गए ताकि वे संगठित असंगठित क्षेत्रों में काम कर सके। इसके बावजूद देश की जीडीपी में स्त्रियों का योगदान केवल 17% है, जो वैश्विक औसत का आधार है। अगर इस 17% के आंकड़े को बढ़ाकर 50% तक ले जाया जाए तो इससे देश की जीडीपी में 1.7% की बढ़ोतरी होगी और उसे 9% की टिकाऊ दर पर ले जाएगी। आज देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली स्त्रियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है। जरूरत है असंगठित क्षेत्र के कामगारों को चिन्हित करने की। यहाँ मुश्किल नहीं है क्योंकि आज 8 राज्यों में हाउस होल्ड डेटाबेस का मध्य प्रदेश मॉडल बन चुका है ताकि उन्हें बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सके। कामकाजी महिलाओं को केवल कल्याणकारी सौगातें देना ही काफी नहीं है, उनका कौशल विकास भी करना होगा। उन्हें वर्कफोर्स में शामिल होने के योग्य बनाना होगा ताकि वे अस्मिता पूर्वक अपनी आजीविका कमा सकें। संगठित क्षेत्र में टॉप पोजीशन और बोर्ड में महिलाओं की संख्या बीते एक दशक में 6% से 13% तक पहुंची है। एक लंबे समय से लैंगिक विविधता पर फोकस के परिणाम अब दिखने लगे हैं, लेकिन जिस देश में कन्या पूजा और देवी पूजा की संस्कृति है, वहां शिक्षा पूरी करके दुनिया में अपना मुकाम बनाने वाली लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले भी कम नहीं है। अब देखना होगा महिला आरक्षण बिल से क्या बदलाव होते हैं, महिलाओं में क्या सुधार होते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।